नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 109 की हाईराइज सोसाइटी में हुए दर्दनाक हादसे की। दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जो बायर्स को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके सपनों का आशाना देने का दावा करते हैं। लोग इन पर भरोसा कर अपने खून पसीने की कमाई लगाकर फ्लैट खरीद भी लेते हैं, वो भी बिल्डर की तमाम शर्तों के साथ। बावजूद इसके बायर्स के साथ ये बिल्डर धोखा करने से बाज नहीं आते हैं। हर बात में मनमानी करना जैसे इनका मौलिक अधिकार बन गया है। कभी मेंटेनेंस बढ़ाने के नाम पर तो कभी दूसरी सुविधाओं के नाम पर फ्लैट खरीदारों को खूब लूटा जाता है। लेकिन अफसोस तब होता है जब लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनकी जान जोखिम में ही रहती है। दरअसल गुरुग्राम स्थित चिंटेल पैराडिसो हाउसिंग अपार्टमेंट की छत का एक हिस्सा गिरने से बिल्डिंग के कई फ्लोर उसकी चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सोसाइटी के कई फ्लोर एक साथ गिरने से हाईराइज सोसाइटीज में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर खूब लिख रहे हैं। कोई इसे भ्रष्टाचार का नाम दे रहा है तो कोई बिल्डर की मनमानी और लापरवाही का नतीजा बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी शह पर बिल्डर मनमानी करते हैं? बिल्डर कब तक लोगों की जान के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। के लिए मुझे पकड़ लिया था हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चिंटल पैराडीसो में दर्दनाक हादसा। के लिए मुझे पकड़ लिया था गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसो से, जहां डी टावर में 6ठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। के लिए मुझे पकड़ लिया था हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक 6ठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई। फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर है या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं।
लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस बोलती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए और आनन फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेफ है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब छठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है। और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर गुरुग्राम। बिल्कुल चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं हर खबर के। वो सवाल कौन कौन से हैं उससे आपका हम परिचय करा देते हैं। जो पहला सवाल है हमारा वो ये है कि गुरुग्राम हादसे का आखिर जिम्मेदार है कौन। जो सबसे बड़ा सवाल है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल आपको हम बताते हैं। दूसरा सवाल क्या है हर खबर का, और अगला जो सवाल है वो भी महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि किसकी शह पर बिल्डर ये मनमानी करते हैं। बिल्डर्स की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि किसकी शह पर ये सब करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये खिलवाड़ कब तक किस तरीके से होती रहेगी। चौथा सवाल आपको हम बताते हैं। चौथा सवाल क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल जो हम आप चौथा सवाल हर खबर का है वो ये है कि भ्रष्टाचार का नतीजा है क्या गुरुग्राम हादसा। ये 4 सवाल और इन्हीं 4 सवालों के इर्द गिर्द ये आज की हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहां पर आज हम उठा रहे हैं। और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बिल्डर्स और बायर्स के बीच जो अविश्वास की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी लगातार अविश्वास जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन ऐसे हादसे सामने आने के बाद ये जो खाई है और ज्यादा गहरी होती जा रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे वो आपको हम बताएंगे अब से कुछ ही देर के बाद कि कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि आज की जो चर्चा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज्यादा गंभीर चर्चा आज हम करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिल्डर्स की मनमानी लगातार चल रही है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। समय समय पर जो बायर्स हैं वो मांग करते रहे कि भाई जो स्ट्रक्चरल ऑडिट है वो होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ है। और आपने सुना होगा एक जो रेजिडेंट थी वहां की, उनका ये कहना था कि साल 2017 से वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। और पुलिस से जब इस बारे में हमने कहा, पुलिस से जब इस बारे में हमने शिकायत की, तो पुलिस का जो रवैया था वो बहुत ज्यादा ढुलमुल था और बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना था। पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि अभी तक कोई मरा तो नहीं,
और उन्होंने रोते हुए बिलखते हुए कहा कि अब आपने मरवा तो दिया। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से ये मनमानी कब तक चलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जो बिल्डर्स हैं वो तमाम तरह के सपने, बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाते हैं, और जो फ्लैट बायर्स हैं वो इनके बहकावे में आ भी जाते हैं, वो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को लगा भी देते हैं। लेकिन जब नतीजा इस तरीके का निकल के देखने को मिलता है तो वाकई में अफसोस होता है, वाकई में बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आज एक अच्छी डिबेट, एक कॉन्क्रीट डिबेट डिस्कशन हम आज इस पूरे मामले को लेकर करें। और यही वजह है कि आज हमने इस मुद्दे को चुना है, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा लगातार, क्योंकि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में ये कोई पहली बार मामला इस तरीके का सामने आया है, इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं उनमें ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे, चाहे वो नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, चाहे हम दिल्ली एनसीआर के और इलाकों की बात करें, तो वहां से ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे लापरवाही के। क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया जाता है बिल्डर्स के ऊपर कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, अपने कुछ पैसों को बचाने के लिए वो इस तरीके का गंदा खेल करते हैं, और इसकी कीमत हमारे जैसे और इन जैसे लोगों को चुकानी पड़ती है, जिन्होंने आज अपने परिवारों को खोया है। क्योंकि 2 लोगों की जान इस पूरे मामले में अब तक चली गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो गुरुग्राम के सेक्टर 109 की हाईराइज सोसाइटी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जो बायर्स को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके सपनों का आशियाना बनाने का, उनके सपनों का आशियाना देने का दावा तो करते हैं, लेकिन और लोग जो हैं वो भी इन पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन खून पसीने की कमाई लगाकर फ्लैट खरीदकर बिल्डर्स की तमाम शर्तों को वो पूरा करते हैं, उनकी शर्तों के साथ वो फ्लैट खरीदते हैं। बावजूद इसके बायर्स के साथ ये बिल्डर लगातार धोखा करते हैं और धोखा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हर बात में मनमानी करना जैसे इनका मौलिक अधिकार बन गया है, कभी मेंटेनेंस बढ़ाने के नाम पर, तो कभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कभी लोग ये शिकायत भी करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में ये भी देखा है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, मेंटेनेंस का जो पैसा है वो पूरा उनसे वसूला जा रहा है, और मेंटेनेंस तो जब चाहे जैसे ये बिल्डर्स बढ़ा देते हैं। इनको एक सर्कुलर जारी करना होता है और उस सर्कुलर को जारी करने के बाद बता दिया जाता है कि तब से हम इतने रुपए और मेंटेनेंस के नाम पर बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि बायर्स इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनके विरोध का कोई मायने नहीं रहते हैं, उनके विरोध का कोई मायने नहीं रहता, उनका विरोध वहां चलता नहीं है, और इसीलिए ये बिल्डर्स हर बार अपनी मनमानी करते हैं। आज भी दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनको एनओसी तक नहीं मिली है। आज भी दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जिनको फ्लैट दे दिया गया लेकिन अभी तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, और ना ही कोई ऐसा सॉल्यूशन नजर आता है कि जो फ्लैट बायर्स की जो समस्या है उनका समाधान कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, उनकी समस्याओं को कोई जानेगा भी, कोई सुनेगा भी। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि पर ये दिल है कि चख रहा है
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। होर सुनाओ की हाल है? पाजी मैनू लगदा है खेती करनी मुश्किल हो जानी है। इन्नी महंगाई दे विच इन्ने महंगे बीज, इन्नी महंगी खाद। भरावा तेनू पता किसानां नू कणक ते जीरी ते MSP मिलदी सी, हुण फलां ते सब्जियां ते भी मिलण लग जू। फिर तां किसान भी बीजेपी दे नाल है ते मैनू लगदा है बीजेपी लियानी ही पऊ। पंजाब दा मान खुशहाल किसान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं, बीजेपी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ खालिद हुसैन साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ RN मलिक साहब हैं जो कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं HSIIDC के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और RN मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, क्योंकि अपने आप में यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ा गंभीर विषय सर ये। जी मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है जी जी मलिक साहब, अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। सवाल मेरा आपसे ये है सर, आपको क्या लगता है सर, क्या वजह रही है इस दर्दनाक और बड़े हादसे की सर? क्योंकि देखिए 2012 में ये पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो बन के तैयार हुई थी, और ये बताया जा रहा है कि हाल ही में 4 साल पहले ये जो टावर है, जिस टावर में ये हादसा हुआ है सर, ये 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। 4 साल में एक टावर की 7 मंजिल इस तरीके से भरभरा कर सर गिर जाती हैं। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए इसकी ऊपर से गिरी, इससे साफ जाहिर हो गया फाउंडेशन की तो फेल्योर है, तो है इंटैक्ट जी। ये छत के 4 कारण। नंबर 1, क्या उसका डिजाइन ठीक नहीं था, या डिजाइन ठीक था उसके हिसाब से सरिया नहीं डला, उसकी वो जो थिकनेस स्लैब की पूरी थिकनेस नहीं होगी, वो भी। मलिक साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो जी जी, थोड़ा सा आप नजदीक से बोलने की कोशिश करें सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूर से बोल रहे हैं, इसलिए आपका ऑडियो प्रॉपर आ नहीं रहा है। देखिए जी, ये छत के ऊपर हुई है, आवाज आ रही है? मलिक साहब आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है, लेकिन आप तीनों में से किसी ने अपने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा है। आप सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है सर। आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ रही है। आप में से जिस किसी ने भी अपने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा है, सबसे पहले उसको कम करिए सर, उसके बाद बोलिए आप। मलिक साहब बोलिए। मलिक साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। मैं ये कह रहा, नंबर देखिए फेल्योर छत के ऊपर है, इसलिए फाउंडेशन की तो फेल्योर है नहीं। बिल्डिंग की जो फाउंडेशन डिजाइन है वो तो ठीक है, और इसी के हिसाब से ठीक काम हुआ है। सारी गड़बड़ है छत के अंदर, और छत के अंदर 3-4 कारण हो सकते हैं जी। एक तो क्या वो छत डिजाइन के हिसाब, डायमेंशन के हिसाब डाली कि नहीं डाली, कि उसकी स्लैब की थिकनेस 8 इंच थी तो 8 इंच तक नहीं है। दूसरा, अगर वो ठीक है तो इसका मतलब सरिया कम पड़ा है। मेन कारण तो ये हो सकता है कि जितना सरिया डलना चाहिए था उससे कम सरिया पड़ा है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसका जो कंक्रीट है उसमें
ढंग से रोड़ी, बजरी, रेता जी और सीमेंट वो ठीक प्रोपोर्शन में डले कि नहीं डले, फिर मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रॉपरली डला कि नहीं डला, फिर अगर वो भी सारे ठीक हो गए तो पानी की क्वालिटी कैसी थी, खारी पानी था या मीठा पानी था, कैसा पानी था जी, वो भी एक कारण हो सकता है। और उसके बाद मान लो ये भी सारी चीज ठीक है तो फिर गड़बड़ हुई है तराई में। अगर तराई पूरी नहीं की तब भी कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ पूरी डेवलप नहीं करती। तराई की उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी के उसके अंदर सीमेंट का डालना, सीमेंट की मात्रा। तो इन 4-5 चीजों से मैं पता नहीं किस चीज में कोताही हुई है। 4 साल तो बिल्डिंग ठीक रही है, तो ज्यादातर तो यही लगता है कि सरिया जो है वो कम पड़ा है। मलिक साहब तो क्या ये माना जाए कि आप इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, इस वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ, लापरवाही तो हुई है, पक्की हुई है लापरवाही। बगैर लापरवाही के 50-100 साल स्ट्रक्चर खड़ी रहती है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये जी बिल्कुल, इस सोसाइटी के बारे में ये कहा जाता है मलिक साहब, इसके बारे में जो हमने जाना है उसमें ये कहा जाता है कि अच्छी खासी सोसाइटी थी और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग यहाँ पर रह रहे थे, और ऐसे में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करना, भाई देखिए पैसा तो उन्होंने पूरा दिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्डर ने उन पर किसी तरह का कोई रहमो करम कर दिया होगा, रहम तो करी नहीं होगी, पैसा तो पूरा लिया होगा, फिर घटिया सामग्री का इस्तेमाल क्यों हुआ सर, ये बड़ा सवाल है ना। हाँ जी, नहीं आज एक टीवी चैनल में ये था कि इसके पहले भी 1-2 बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, गिरी है, किसी और टावर में गिरी है। डिपेंड करता ना उस वक्त का किस क्वालिटी का स्टाफ, कैसे उन्होंने इंजीनियर लगाए थे, कैसे क्या किया था, सही बातें है ना। अब ये तो इंक्वायरी बताएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इंक्वायरी बताएगी, लेकिन इंक्वायरी तो सर हर मामले में जब भी कोई हादसा होता है इंक्वायरी बिठा दी जाती है, लेकिन इंक्वायरी का क्या हाल होता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मलिक साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास जी। नहीं देखिए एक बात और है, जी बोलिए आप बोलिए। हाँ, ये गुड़गांव में कुछ बिल्डर तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक बना के टाइम पर बना के उनको जो क्लाइंट थे उनको दिया भी संभालो, अपना फ्लैट संभालिए, कोई कमी पेश हो तो बताइए। एक तो ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी जिन्होंने बनाए नहीं, जैसे यूनिटेक है, वो लोग तब की दर फिर रहे। एक बीच की कैटेगरी है जिन्होंने अब कच्चे पक्के बना कर कह दिया भी लेना हो तो लो, नहीं रहना हो तो लो, ना तो मत रहो, तुमने जो करना हो कर लो, तुमने कोर्ट में जाना कोर्ट में जा लो। ये डिपेंड करेगा कि जब हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लोगों ने रहना शुरू किया, क्या सारी चीजें ठीक ठाक ठीक है नहीं थी, या मजबूरी में उन्होंने उपाय करना पड़ा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं, बहुत सोसाइटी ने एक सेकंड, क्या उस सोसाइटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले रखा था या नहीं ले रखा था? बिल्कुल, और इसको मैंने शुरुआत में बोला है मलिक साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास क्योंकि सबको मुझे मौका देना है और समय थोड़ा सा कम रहता है हमारे पास, तो उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। मलिक साहब मैं लौटूंगा आपके पास, आपने बहुत अहम बात की है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे उस बात को आपने यहाँ पर उठाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डीपी कौशिक जी, क्या कोई भी बायर इसलिए फ्लैट खरीदता है, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई क्या इसलिए वो लगाता है कि जिस आशाने को, जिस सपना को वो देख रहा था और सपने को, घर को वो खरीद रहा है, जिसमें वो रह रहा था, उस दिन उसी में दफन हो जाए वो? क्या कोई इसलिए फ्लैट खरीदता है क्या सर? क्या हो रहा है ये? जी देखिए, सबसे पहले तो जो हादसा हुआ है उसका हमें बड़ा खेद है, और जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं सोना बचता से, और जो आदमी घायल है उनको जल्दी जल्दी स्वस्थ करे ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो भी हुआ है बड़ा दुखद घटना है, और जो भी इसके जिम्मेवार है उनको रिजल्ट मिलेगी, चाहे वो सोसाइटी के, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई भी है। चीजें सामने आ रही है, जैसे जैसे लोगों का उनका कहना है कि पुलिस को भी रिपोर्ट की गई थी या मतलब बिल्डर को बोला गया था, तो मेरा मानना है कि जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसा बहुत, अब बात यही हादसा इस सोसाइटी में हुआ। डीपी कौशिक जी, सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, आप मुझे बताइए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, आपको इस बारे में जानकारी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी जानकारी लेकर बैठे भी होंगे मेरे साथ इस डिबेट में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस सोसाइटी के बारे में आपको पता है? क्या इस सोसाइटी के बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट था? क्या एनओसी थी? और क्या इस सोसाइटी हरेरा के सारे मानकों को पूरा कर रही थी? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। अमित जी, जी
ये विषय, इस बारे में जानकारी सर आप जुटा के आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आपको बताना चाहूंगा। बताइए। देखिए, जितने बिल्डर थे, बिल्डरों की बहुत सी शिकायतें जारी थी उसके विषय पे, उसके उपरांत ही जब ये अपने हरेरा एक डिपार्टमेंट चालू किया था जो गुड़गांव में है, और जिसका बिल्डर का अगर मान लो उनके पास ओसी नहीं है या और कोई सर्टिफिकेट नहीं, जिस तरह की भी, ये तो कानून अपना काम करेगा, कानून देखेगा उनके पास किस तरह की क्या चीजें नहीं थी, उन्होंने कैसे लोगं को नहीं सर, तो ये बात आप मानिए ना कि कानून अपना काम करेगा, वो ठीक है, लेकिन कानून अपने साथ, भाई देखिए, आपने सुना वो जो महिलाएं जो रेजिडेंट है वहां की, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी हम बार बार कह रहे थे कि आप, वो बता रही थी वो कि हम बार बार कह रहे थे कि इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। 2017 से बात की डिमांड कर रहे थे, 2017 से मांग कर रहे थे, लेकिन नहीं कराया गया। जब भी पुलिस के पास जाते शिकायत लेकर, पुलिस कहती क्या हो गया, कोई मर रहा है क्या? कोई मरा तो नहीं, लेकिन मरवा दिया। तो इस बात का इंतजार कर रहे थे क्या? शासन प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब कोई मरेगा तब इंक्वायरी करवाएंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला, एनओसी मिली है या नहीं मिली है। ये सोसाइटी है वो सभी मानकों को पूरा कर रही है नहीं कर रही है, इस बात का इंतजार कर रहे थे क्या? अमित जी, मैंने बताया ना जी, हरेरा जो डिपार्टमेंट वो इसी पे है, सारे काम देखता है, गुड़गांव में स्थित है। अगर इन लोगों को कोई दिक्कत थी वहां पे हरेरा में कंप्लेंट की होगी, अगर जिस पुलिस वालों को जिसको कंसर्न थाना में जो कंप्लेंट की है, अगर उस अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, मैंने पहले ही बोला, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस से हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे सोसाइटी का भी हो, कोई भी जिससे भी ये इस तरह का ये नहीं, मुझे डीपी कौशिक जी सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि किसी भी हादसे के होने के बाद ही शासन प्रशासन क्यों जागता है? बस मुझे इतना बता दीजिए। कोई भी हादसा हो जाता है सर, उसके बाद ही क्यों जागते हैं आप लोग? उसके पहले आप क्यों नहीं देखते सारी चीजों को कि सारी चीजें सही चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं? मुझे आप इतना बता दीजिए। अमित जी, सर 10 साल हुए अभी सोसाइटी को बने हुए सर, 2012 में ये सोसाइटी बनी थी सर, और ये जो टावर है ये सिर्फ 4 साल पहले ही बना था सर। आप बताइए क्या सोसाइटी के 4 साल का भार नहीं झेल पाया ये पूरा का पूरा जो टावर है? अमित जी, क्या ये सोसाइटी के लोग जी हरेरा में गए, इन्होंने कंप्लेंट दी वहां पे? अगर कंप्लेंट सर वो बता तो रही थी, आपने सुना नहीं सुना? हमने रिपोर्ट दिखाई है सर, उसमें वो बोल तो रही थी, मैंने कहा ना आपको। अरे सर वो रोते हुए बिलखते हुए बोल तो रही है, वो बता तो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम बार बार बोल रहे थे, इग्नोर किया जा रहा था। मैं बोला ना जी, कंसर्न जिसको भी पुलिस अधिकारी, उसको भी पुलिस बंद मिलेगी। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने हरेरा में कंप्लेंट दी है, अगर हरेरा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की तो भी कंप्लेंट। खालिद साहब लौट रहा हूँ सर आपके पास। कार्रवाई होगी। खालिद हुसैन साहब, किसकी लापरवाही लग रही है आपको? क्यों हुआ यह हादसा? क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? कहां कमी रह गई? कौन है जिम्मेदार? अमित भाई, पहले तो मैं जो इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं और जो जख्मी हैं उनके प्रति अपनी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग जख्मी हुए हैं जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। मैं समझता हूं कि अमित जी, जैसे ये जो टावर गिरा है जिसको हम बता रहे हैं ब्लॉक डी उसका टावर है, जो ये पिछले 4 साल से काम चल रहा है, और आपने शुरू में दिखाया एक महिला जो है वहां पे रहने वाली अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और वो लगातार कंप्लेंट्स कर रही थी, तो उसके प्रशासन की तरफ से रिप्लाई आता था कि कोई खत्म तो नहीं हो गया। वो मर जाना कहना भी अच्छा नहीं लगता है। अभी हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या वो हरेरा में गए, यहाँ पे गए, वहां पे गए। देखो ये चीजें जो है ना, ये उनके जख्मों पे नमक लगाने के आप जितना जल्दी हो सके वो बिल्डर्स के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां जो इसमें दोषी हैं, ये गुड़गांव में आप देखेंगे ना, गुड़गांव में एक बड़े लेवल पे बाढ़ आ गई सोसाइटी बिल्डर्स की, और ये किसके सह पे हो रहा है? पिछले 7-8 सालों में देखा होगा अपने सोहना से लेके गुरुग्राम तक जो ये जो बॉम्बे हाईवे निकाला गया है, इस रोड के चारों तरफ पहले से यहाँ पे बहुत बड़ा एक बाढ़ सी ला दी गई है बिल्डर्स की, चारों तरफ बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। और वो जो काम हो रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि नियमों पे ताक बहुत जल्दी फ्लोर पे फ्लोर बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सरकार को देखना चाहिए कि उसके अंदर रहने वाले लोग इंसान होंगे, हमारे देश और खालिद साहब मैं मजबूरी में आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है सर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौट रहे हैं हम। तो चर्चा आज हम गुरुग्राम हादसे को लेकर कर रहे हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं
और सवाल बिल्डर्स की मनमानी को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिल्डर्स दावा तो बहुत सारा करते हैं लेकिन बायर्स की उम्मीदों पर वो कभी खरा नहीं उतर पाते हैं। ये बिल्कुल सच है। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो तमाम तरह के दावे करते हैं, तमाम तरह के वादे भी करते हैं, लेकिन उन दावों और वादों पर वो खरा नहीं उतर पाते हैं। खालिद साहब, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, बोले आप क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा था सर, जो ये जो दिल्ली से बड़ौदा से दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे निकाला गया, इसके चारों तरफ एक बाढ़ आ गई एक बिल्डर से, और बहुत बड़े लेवल पे सोसाइटीज का, गवर्नमेंट सोसाइटीज का बड़े लेवल पे वो हो रहा है निर्माण। तो ये सारी चीजें, देखिए निर्माण होना कोई बुरी बात नहीं है, तरक्की होना देश और प्रदेश की कोई बुरी बात नहीं, लेकिन समस्या ये है कि अभी जैसे कौशिक साहब कह रहे थे, मतलब जो लोग खत्म हो गए, जिन लोगों ने परिवार खो दिया, जो लोग जख्मी हो गए, आप उनसे ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ शिकायत की, वहां शिकायत की, ये जख्मों में नमक लगाने के बराबर है। ऐसा कौशिक साहब, ऐसा मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से जिम्मेवारी। अच्छा ये होता कि जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल से FIR हो जानी चाहिए और उसके खिलाफ जांच हो, जो इसमें दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन खालिद साहब ये मत भूलिए, खालिद साहब आप ये मत भूलिए कि ये जो बिल्डर्स है ना, खालिद साहब, खालिद हुसैन साहब, यही कहना चाह रहे हैं कि आपके खालिद हुसैन साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। आप ये मत भूलिए कि ये बिल्डर्स ऐसा नहीं है कि अभी मनमानी कर रहे हैं, ये पहले से मनमानी करते आ रहे हैं सर। और रेरा हरेरा तो अभी बनाया ना सर, आपकी सरकार ने तो ऐसा भी कोई कदम नहीं उठाया था। हो सकता है तब कोई कदम आप उठा लेते तो ये सहमति नहीं कर पाते बिल्डर्स के साथ, बायर्स के साथ इस तरीके से धोखा करने का। जी देखिए, हाँ, चीजों को आप व्यवस्थाओं को या संस्थाओं को खड़ा कर देते हैं, संस्थाओं में किस तरह से कार्रवाई होती है, इम्प्लीमेंटेशन आपके क्या है, ये एक विषय है। ऐसा कोई आप जगिए, बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा था, जो अभी काम चल रहा है, जिसपे बादशाहपुर में एक बड़ा पुल गिरा था, तो अब ये सब चीजें क्यों हो रही है? देखो ये बहुत बड़े लेवल पर निर्माण के अंदर, शर्तों के अंदर जो ठीक है, बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप। डीपी कौशिक जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने बड़ी धांधली हो रही है। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि सर आपने नेशनल लेवल पर हरेरा बना दिया, स्टेट लेवल पर आपने हरेरा बना दिया, लेकिन लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बायर्स को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बायर्स आज भी परेशान है और इसका नतीजा हम देख रहे हैं आज। अमित जी सुनिए, पहले खालिद साहब बोले, मैंने उनको मैंने ये कहा था कि जहां जहां कंप्लेंट दी, चाहे वो पुलिस अधिकारियों से, हरेरा हो, और वहां से उनका शॉर्ट आउट नहीं हुआ, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उस पर शिकंजा कसा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, मैंने ये बोला उनको। खालिद साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इस तरह की बातें कह रहे। खालिद साहब, ये सारे बीज बोर्ड है तो आपकी सरकार के, ये हुड्डा साहब के सब कुछ बंदर बांट करके चले गए सारे बिल्डरों को। मेरी सरकार में 7 साल के अंदर मुझे बताइए कौन सा नया बिल्डर हमने डेवलप किया, बताइए मुझे एक बार, किसको नए लाइसेंस दिए? सारे बंदर बांट आप लोग करके गए हुए। दूसरी बात, हमें हमदर्दी उस परिवार से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं अपनी जिम्मेवारी से कहता हूं, जो भी अधिकारी हो या सोसाइटी का मालिक हो, कोई भी हो, सरकार छोड़ेगी नहीं, उस पर कार्रवाई की जाएगी जिसने भी लापरवाही बरती है। तो आप ये क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ बोला? मैंने तो ये कहा है भाई, उन्होंने जहां कंप्लेंट, अरे वही तो सवाल मैं कर रहा हूँ डीपी कौशिक जी, वही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूँ। जितने चिंतित अभी आप नजर आ रहे हैं, इतने चिंतित अगर पहले आप होते तो हो सकता है ये दिल्ली देखने को ना मिलता। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ सर आपसे, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी हादसा होने के बाद ही क्यों जागते हैं आप लोग? ये किसने कहा? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे सर, मैं जानना चाह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है बायर्स की बहुत सारी शिकायतें सर, बायर्स की बहुत सारी शिकायतें। आप उन बायर से जाकर मिलिए। मैंने कहा उनको पुलिस पकड़ मिलेगी जिसने लापरवाही की है। सर आप उनसे जाकर मिलिए जो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई के बाद लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद ये फ्लैट खरीदते हैं सर। उनसे आप जाकर बात करिए। कभी मेंटेनेंस के नाम पर वसूली उनसे की जाती है, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं सर दिल्ली एनसीआर के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्डर है सर। अमित जी, फ्लैट दे दिया, रजिस्ट्री नहीं हुई है सर, इसलिए मैंने हरेरा बताया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एनओसी नहीं मिली है, लेकिन फ्लैट मिल गया। लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन क्या इसकी जांच करता है? जी बोलिए। नहीं, हरेरा जो बना हुआ है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वो सब जितनी सोसाइटी, मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे पता है एक कंप्लेंट वहां दी जाती है, पढ़ी जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये कैसे लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि सरकार के अंदर भी पहले जागती है बाद में जागती है? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? खालिद साहब, डीपी कौशिक जी तो कह रहे हैं कि भाई
सब सही चल रहा है, सब चंगा से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हादसा हो जाता है और हो सकता है कि कोई ना कोई वजह इसकी रही हो, जांच कर रही है सरकार। जी शर्मा जी, ये जो भाजपा का इसको जिसको वो कह रहे हैं ना सब सही चल रहा है, इसको कहते हैं घमंड। सब नहीं चल रहा है। सब जो लोग एक सोसाइटी में किसी उसमें फ्लैट खरीदता है, उसमें 95% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गाढ़ी कमाई से, जो तनख्वाह से पैसे बचाता है, ओवर टाइम करके पैसे बचाता है, वो आदमी फ्लैट है। उसमें 5% ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे लोग होते हैं। और आप उनको आज इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप बता रहे हैं कि आपने फला जगह कंप्लेंट क्यों नहीं की, आपने फला। अरे उनके जख्मों पे नमक मत लगाइए, आप उनके जख्मों को सहलाइए। वो एक जो अपनी कमाई भी कमा चुका है, आप कार्रवाई करिए बिल्डर्स के खिलाफ। कहना क्या चाहते हैं खालिद भाई, कहना क्या चाहते हैं आप बताइए मुझे। अगले 6 महीने चलाएगी तत्काल में जो लोग सोसाइटी में इस चीज से प्रभावित हुआ है, मकान डलवाइए उसके बिल्डर्स को, ये उन लोगों के जख्मों को सहलाने जैसा होगा। सब चंगा नहीं है, चंगा तब होगा जब आप लोगों के लिए उपलब्ध, अगर आप बिल्डरों के लिए उपलब्ध हैं और उनकी आप हिमायत लेते रहेंगे कि आप वहां कंप्लेंट करेंगे, आपको ये चीजें ठीक नहीं लगती है। आज हम इस बात को अपना और आप तुम्हारा ना करके, मैं उन परिवारों से हम जाके पूछें, आप तो गए होंगे शर्मा जी, आपके लोग गए होंगे, तो एक जख्म है, उस जख्म को आज सहलाने की आवश्यकता है, उस पर नमक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार ने भी तो कोई ऐसी पहल नहीं की थी ना। आपकी सरकार ने भी कोई ऐसी पहल नहीं की थी कि बिल्डर्स के ऊपर नकेल कसी जाए। अगर बिल्डर्स के ऊपर नकेल कसी जाती, भाई देखिए ये तो आप ही आपने भी कहा ना, आप खुद ही कह रहे थे किसकी शह पर ये सब कुछ हो रहा है, आप ही ने कहा ये बात। तो भाई किसकी शह है ये तो आप भी जानते होंगे किसकी शह है, तो ये आपके जमाने में भी होता था जब आपकी सरकार थी, ऐसा थोड़ी है किसी सरकार में हो रहा है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि किसकी शह पर होता है ये सब, कौन देता है इनको बढ़ावा। अब हम देखो, जब आप इस तरफ हमको ले जा रहे हैं तो अब हम आप शासनों की तुलना करने पड़ेंगे। बताइए जो कांग्रेस का शासन था उसमें गुड़गांव में कौन सी सोसाइटी गिरी, गुड़गांव में कौन सा हाईवे गिरा, गुड़गांव में कौन सा पुल गिरा। अच्छा आपके समय पर कुछ नहीं होता था ऐसा, नहीं ले जा सकते उधर, वो बता तो रहे। ठीक है बीपी कौशिक की बता दीजिए, बीपी कौशिक की बता दीजिए थोड़ा सा, हाँ बता दीजिए, इनका ज्ञानवर्धन कर दीजिए। हाँ जो लोग आपको पता होगा दोनों फ्लाईओवर, बसी फ्लाईओवर, दौलताबाद फ्लाईओवर आपकी सरकार में पड़े थे ना, आज फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए आप, वही गिरे थे दोनों फ्लाईओवर नहीं गिरे, बताइए मुझे एक बार क्या आप इंतजार कर रहे थे सरकार में बैठ के गिरने का, और तुलना में ले बात कर रहे हो। ये कम से कम उस परिवारों के लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं कम से कम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इसको जिम्मेवारी से कहता हूं कि उन परिवारों के साथ ये इंसाफ नहीं होगा अगर हम आज इसको मेरा तेरा। आज सवाल ये है कि उन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, जो परिवार प्रभावित हुए उनको कुछ मदद मिली कि नहीं हुई, उनको उनके जो उनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई का कोई रास्ता बनाए कि नहीं, सरकार बना रही है कि नहीं बना रही है। आज मुद्दा ये है। और इसके अलावा जो ये चीजें हैं इससे सरकार क्या सबक लेने जा रही है, जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो सोसाइटियां बन रही है, सरकार उनके लिए उनको ये सुनिश्चित करने के लिए, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, विषय ये है। तेरा का समय नहीं। ठीक है मलिक साहब मलिक साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए भाई नियम तो ये कहता है कि कोई भी जो फ्लैट बायर है वो छत से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि जो फ्लैट ओनर था, जो फ्लैट मालिक था, वो जो रेनोवेशन करा रहा था वो छत पर वो रेनोवेशन करा रहा था, जबकि उसकी तो इजाजत ही नहीं है। और ये भी देखिए, ये तो आप भी जानते होंगे कि कोई भी काम अगर आप अपने फ्लैट के अंदर कराना चाहते हैं तो आपको मेंटेनेंस जो ऑफिस होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, वहां से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा काम आप करवा रहे हैं तो, कोई छोटा मोटा कोई काम करवा रहे हैं वो बात अलग है। तो ये भी तो एक जांच का विषय है ना कि क्या परमिशन मेंटेनेंस से ली गई थी और क्या मेंटेनेंस से इस बात की परमिशन दी गई थी और क्या इस तरीके से छत का रेनोवेशन करवाया जा सकता है। तो ये भी तो बहुत सवाल है ऐसे जो जांच का विषय है, जिनकी जांच होनी चाहिए। और परमिशन दी तो दी किसने और क्यों दी, किस कंडीशन में दी। एक तो दुख की बात यह है कि ये डिबेट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन गया जी, तो इसलिए उसकी नहीं सर वो मैं नहीं बनने दूंगा, आप चिंता मत करिए। देखिए जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ नहीं ठीक है तो मैं आया ना आपके पास, वो होती रहेगी, पुलिस करेगी, मुकदमा दर्ज होगा, एविडेंस होगी, कोर्ट में जाएगा, जमानत मिलेगी, वो तो चलता रहेगा। इमीडिएटली जिन फैमिलीज के मकान गिरे हैं, बिगड़े हैं, उनको क्या रिलीफ मिला,
तो आदमी मरे हैं, उनको जैसे रेलवे एक्सीडेंट होता है तुरंत सरकार कहती है भाई जो मर गए। बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया सर आपने, बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ऐसे रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं आई अभी तक, नंबर 1। नंबर 2, रेनोवेशन से छतें नहीं गिरती। वो तो तब गिरती है कि छत के ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो जाए, बहुत ज्यादा आदमी इकट्ठे हो गए, कुछ ऐसी भारी चीजें रखी गई या बहुत पानी की बड़ी भारी टैंकियां रखी गई, तो कोई हुई नहीं। रेनोवेशन से बिल्डिंग की छतें कभी नहीं गिरती। ये तो साफ जाहिर है, या तो डिजाइन में गलती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बिल्डर ने ये डिजाइन जिससे बनवाया क्या वो रेप्यूटेड फर्म थी या नहीं थी, ये छुट भैयू से डिजाइन करा लिया। ये तो बेसिकली डिजाइन फेल्योर है या कंस्ट्रक्शन फेल्योर है, दो चीजों में से एक है। आपको बताया तो 4 कारण है, या तो सरिया कम डला, या सीमेंट कम डली, या रेत की क्वालिटी खराब थी, या पानी की क्वालिटी खराब थी, खारी पानी था, या तराई नहीं हुई। 4 में से बाहर तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। जी रेनोवेशन लोग छत पे चढ़ते जाके काम भी करते, प्लम्बर भी आता है, तो ऐसी छतें नहीं गिरती। नहीं बिल्कुल, लेकिन वहां के जो आरोप, वहां के जो लोग हैं सर, जो रेजिडेंट हैं वहां के, वो ये आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। बार बार इस बात की हम शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सर यही कारण हुआ। हाँ, नहीं, अगर उन्होंने, देखिए अब डीपी कौशिक जी तो कह रहे हैं कि क्या वो हरेरा में गए, क्या हरेरा में जाके उन्होंने शिकायत की? भाई देखिए, रेजिडेंट हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी पता है कि उनके जो अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है वहां गए भी हों, लेकिन वहां उनकी कितनी सुनवाई हुई ये भी तो जांच का विषय है ना। ये जो फेलियर हुई है जी, इसके तो कारण यही है, या सीमेंट कम गिरी, या सरिया कम गिरा, या पानी क्वालिटी खराब हुई, या तराई कम हुई, 4 ही कारण है। अब उन्होंने कंप्लेंट की नहीं की, ये एक प्रोसीजरल मैटर है, ये तो हरेरा देखेगा। एक तो इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डिबेट ना बनाओ जी, और बीजेपी के प्रवक्ता से मेरी रिक्वेस्ट है इमीडिएट फैमिलीज को दो, और वो जो छत गिरी इनको तुरंत ताकि वो उस घर में फिर रहना शुरू कर दे। बिल्कुल सही बात है डीपी कौशिक जी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं मलिक साहब, और अच्छा सवाल है कि भाई ये जो हादसा हुआ है ये बेहद दर्दनाक हादसा है सर। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है जो कैजुअलिटी है वो बढ़ भी सकती है सर। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, मलिक साहब जो पूछ रहे हैं आपसे, वही सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूं सर। आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने किसी तरह का कोई मुआवजे का ऐलान या कुछ ऐसा अभी किया भी है, या सोच रहे हैं, या क्या है, क्या विचार क्या है सरकार का? देखिए अमित जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका ट्वीट करके आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, उन्होंने सिंपैथी जाहिर की है उन्होंने, और हम सब पूरी सरकार, क्या हमारा पूरा प्रदेश के लोग सिंपैथी जाहिर करते हैं परिवारों के प्रति, और सरकार जो भी है उनकी मदद के लिए जो भी सरकार, ये देखिए विषय है मुख्यमंत्री जी कैसे क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं करते, तो ये आजकल का विषय आ जाएगी चीजें सामने, जो भी सरकार की तरफ से जो रिलीफ मिलता है, तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ सरकार जरूर सोचेगी। नहीं, अभी तक क्यों नहीं किया गया, बड़ा सवाल ये है ना सर। देखिए मलिक साहब जो कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई भी रेल हादसा होता है, कोई भी ऐसा अगर हादसा होता है, कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है, तो सरकार सबसे पहले मुआवजे का ऐलान करती है कि घायलों को इतना देंगे, मृतकों को इतना देंगे, मृतकों को जो परिजन है उनको इतना देंगे। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं किया सरकार ने अभी तक, ऐसा कोई ऐलान ही नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कोई जानकारी तो आप बता दीजिए। सब चीजों में डिफरेंस होता है जी, ठीक है ना जी, सरकार चिंतन करेगी, सरकार करेगी जो भी। जान की कीमत तो सबके बराबर होती है ना सर, चाहे वो रेल यात्री हो या फिर वो फ्लैट में रहने वाले लोग हो, जान की कीमत तो सबकी एक है, जान की कीमत तो बराबर है ना सबकी, या अलग अलग होती है? बताइए आप। अलग चीजों में, हर चीजों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो सरकार का वो है, सर मैं भी तो आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं भी तो ये बात आपसे कह रहा हूँ, जान की कीमत तो सबकी बराबर है ना सर। सब चीजें देखिए अलग अलग होती है। मैं कहता हूँ बहुत सारे हमारे एक्सीडेंट के केस भी होते हैं, चाहे रेलवे के हो, चाहे रोडवेज को हो, वैसे भी होते हैं, मकान के ऐसे हादसे हुए हैं। तो इसमें देखिए सरकार का विषय है, सरकार इसमें सोच विचार करके जो भी आजकल में जो रिलीफ होगी तो हो जाएगा, इसमें तो कोई चिंता का विषय नहीं है ना। अब नहीं, ये जो आरोप लगते हैं डीपी कौशिक जी, ये जो आरोप लगते हैं बार बार फ्लैट बायर्स की ओर से कि भाई सरकार के साथ साठगांठ होती है इन लोगों की, अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी के जो लोग होते हैं उनसे साठगांठ होती है इन लोगों की, जो आरोप लगते हैं,
प्रशासन से साठगांठ होती है इन लोगों की, और इसीलिए मनमर्जी करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बायर्स की क्या डिमांड है, बायर्स क्या मांग कर रहे हैं, इनको उससे कोई सरोकार नहीं है। इनका जो मन करता है वो करते हैं, और उनको तो रोकने वाला भी नहीं, उनको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी भी नहीं। बार बार बोल रहा हूँ जी, सोसाइटी के मालिक हो, ठीक है ना, या प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी होगा, किसी को छूट नहीं मिलेगी। कोई साठगांठ का विषय नहीं है, होगा तो जांच के सामने विषय आएगा ना सामने, कार्रवाई कर रही है पुलिस। ठीक है, खालिद साहब बोलिए। शर्मा जी, अभी कौशिक साहब कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया और पूरा प्रदेश सांत्वना देना है। प्रदेश के लोग तो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट से उन लोगों का तसल्ली, मैं समझता हूँ तसल्ली देना कोई संभव अच्छी चीज नहीं है। आप एक सरकार की तरफ से उनको एक मुआवजे की होनी चाहिए थी बात, कि जो लोग इसके अंदर मारे गए हैं उनको सरकार ये राहत देने वाली है, और जो लोग जख्मी उनको सरकार ये देने वाली है। लेकिन आप ऐसी चीजों को, एक गुड़गांव हरियाणा का एक बहुत बड़ा शहर है, और इससे मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है कि गुड़गांव में किस तरह की सोसाइटी है और सरकार का उनके प्रति रवैया क्या है, ये एक संदेश जा रहा है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको गुड़गांव को बर्बाद कर देना है और एक मैसेज दे देना है, तो फिर आप करते रहिए, आप तसल्ली बख्श करते रहिए। मैं समझता हूँ तत्काल उन लोगों को राहत की, एक मुआवजे की आवश्यकता है, उन लोगों के जख्मों को सहलाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की सख्त से मांग करती है कि उन लोगों को तत्काल मुआवजा दें, और उसके खिलाफ जो इसके लिए दोषी हैं प्रोसेस तरीके से उनको सजा दें। ये एक बात होती है, आप उनको रास्ते बताते रहिए कि यहाँ कंप्लेंट नहीं की, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है। ये चीजें मैं समझता हूँ ये इस दुखी की घड़ी में उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं है। ये आपका घमंड है जो सरकार में बैठने के बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, लोग यही हैं बनाने वाले, लेकिन इन लोगों के प्रति आपकी अगर सहानुभूति नहीं है, इन लोगों को आप ट्वीट से खुश कर देना चाहते हैं, इन लोगों को आप रास्ते बता के खुश कर देना चाहते हैं, तो इस सरकार की एक जिम्मेवार सरकार की पहचान नहीं है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को सही सहानुभूति आपको देनी है। तो जो महिला वहां शुरू में जो आपने दिखाया, जो रो के अपना दर्द बयां करके, सरकार को उस दर्द को अंदर से महसूस करे और उसी हिसाब से अपना अगला कदम उठाए, उन लोगों को राहत दे, जो जख्मी हैं उनको उस हिसाब से मुआवजा दे, जो मारे गए हैं उनको मुआवजा दे। इससे सरकार के खजाने में घाटा नहीं होगा, लेकिन इससे आप सरकार से प्रति जो लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपको अच्छा रहेगा। और प्रदेश में और देश में एक हवा जो जलाएगी आपके खिलाफ, उसको भी आप कुछ रोक सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि सरकारें लोग नहीं चुनते, सरकारें बिल्डर्स चुनते हैं। और जो कम से कम मैं समझता हूं कि 99% बिल्डर्स। अरे खालिद साहब, जो आरोप आप लगा रहे हैं यही आरोप आपके ऊपर लगते थे। खालिद साहब खरीदने वाला व्यक्ति, मुझे अच्छे से याद है कि जो आरोप आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं ना, आप जो आरोप आप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, यही आरोप आपके ऊपर लगते थे सर, मुझे अच्छे से याद है। कोई आपकी सरकार का तरीका हो सकता है, इसमें हमें कोई दिक्कत खालिद साहब लौटूंगा। मलिक साहब समय बहुत कम बचा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप क्या सुझाव देंगे ताकि ऐसे जो हादसे हैं उनकी फिर से पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे हादसे बार बार ना हो। हेलो, हाँ मलिक साहब बोलिए। मेरा सुझाव तो ये है कि वो जो जिनके घर गिरे हैं उन फैमिलीज को एक तुरंत राहत मिले, और उनकी जो मकान गिरा, जो छत टूटी है, उन छतों को जल्दी से जल्दी बनवा जाए ताकि वो इन घरों में आराम से रह सके। अब वो बेचारे दे आर ऑन दी रोड्स, कहाँ जाएंगे, किसी रिश्तेदारों को ठहरेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे टाइम बिताएंगे, तो वही जानते हैं। अब इतने बात से तो उनकी बात बढ़ती नहीं ना जी कि कानून अपना काम करेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, एक्शन तो होता रहेगा, उनको तो रिलीफ नहीं मिला ना कुछ। एक तो ये है, और एक इसकी इंक्वायरी किसी अच्छे स्ट्रक्चरल डिजाइनर से करवाई जाए, वो करें, वो बताएंगे किसकी क्या कमी है। और हरेरा को चाहिए कि वहां से आके देखिए किसकी गलती है, किसकी नहीं है, क्या उनके लिए क्या मदद हरेरा कर सकता है। कहने को तो और बहुत बातें हैं, जो क्या क्या हुआ लोगों के साथ, कैसे लोग रो रहे हैं, किसी को कुछ मिला नहीं अभी तक। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप इस मामले में कितना बोलेंगे मलिक साहब, लेकिन मैं बस जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, और ये बात सभी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, और हो सकता है बहुत सारे फ्लैट बायर्स जो हैं वो आपसे भी इस बात को लेकर बात करते होंगे, शिकायत करते होंगे। ये जो बार बार बात सामने आती है कि फ्लैट बायर्स की जो बात है उसको सुना नहीं जाता, बिल्डर्स उसके अनदेखी करता है, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसकी सरकार में, प्रशासन में पैठ होती है, और इस वजह से उसको पता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अगर शिकायत हो भी जाएगी तो। और इसलिए वो फ्लैट बायर्स की
जो बात होती है, जो डिमांड होती है, उसको वो अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं उसको वो। मलिक साहब, हाँ, मेरा सवाल सुना आपने? आवाज आपकी ना टूट टूट के आ रही है। जी जी मलिक साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, सुनाई नहीं दे रही। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बार बार जो फ्लैट बायर्स हैं उनकी ओर से ये कहा जाता है कि भाई साठगांठ होती है, शासन प्रशासन से इनकी साठगांठ होती है, और इसीलिए बिल्डर्स जो हैं वो उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें, और इसलिए वो मनमर्जी करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? अब आई है थोड़ी सी। जी जी, सवाल सुना आपने मेरा? दोबारा। मलिक साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि फ्लैट बायर्स और बिल्डर्स के बीच में आखिर ये भरोसा जो है वो कब बन पाएगा? आज भी बहुत सारे ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जो लगातार शिकायतें करते हैं, भरोसा कायम नहीं हो पा रहा दोनों के बीच में। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बेसिकली तो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, पर लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी तो अरेरा है ना जी। अरेरा जाके देख के सारी इंक्वायरी करे और उनको देख के क्या मदद हो सकती है, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है कि जिन आदमियों को कोताही की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और होगी, जरूर होगी, ऐसी बात नहीं होगी, वो तो होगी। और वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कोर्ट में केस चलता रहेगा, एविडेंस होती रहेगी। सवाल ये है ना, जिनका नुकसान हुआ है उनकी नुकसान की भरपाई कौन करे, कितना जल्दी मिले। बिल्कुल सही। और ये इंक्वायरी को तगड़े अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराई जाए। ठीक है। डीपी कौशिक जी, क्या उम्मीद करें, कब तक राहत मिलेगी पीड़ित परिवारों को? अमित जी, मैंने बोला ना, जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जो भी डिसाइड करेंगे सर ठीक ही होगा, और कार्रवाई की जा रही है। जिसके भी जिन्होंने लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और आदेश दे दिए गए हैं, चाहे बिल्डर हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। खालिद साहब, भरोसा दिला रहे हैं यहाँ पर डीपी कौशिक जी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उचित कार्रवाई होगी, दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। नहीं, रिलीफ के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे ना, ये सही साबित होगा जब कुछ कार्रवाई दिखेगी। अभी तो मैं कहता हूँ सरकार को चाहिए कि लोगों को मुआवजे का ऐलान करे, और हमारा जो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है, आज भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां थे, कल हमारे पूर्व मंत्री अजय कैप्टन जी वहां जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि उन लोगों के लिए, उनके दर्द में हम जो उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी वो करेगी। और हमारी सरकार से ये उम्मीदें हैं कि सरकार उन प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा दे और बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई को प्रोसेस में लाए। सबसे पहले जरूरी है कि उनके जख्मों पे मरहम ऐसा लगे, जिन जिन लोगों के मकान ढह गए हैं, जो लोग उससे प्रभावित हुए, उनको तुरंत कुछ न कुछ सरकार की तरफ से राहत। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। डीपी कौशिक जी आपका, खालिद साहब आपका, और मलिक साहब आपका शुक्रिया, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हमारी आपसे अपील यह है कि आप जब भी फ्लैट खरीदने की सोचें, आप 100 बार सोचें, मैं तो कहता हूं 1000 बार आप सोचें, आप अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, और क्या उस बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है भी या नहीं है, उसके पास एनओसी है भी या नहीं है, रेरा में हरेरा में वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप फ्लैट खरीदिए, क्योंकि आपका जो पैसा है ना, आपकी जो कमाई है, वो बहुत मेहनत की है, हम बखूबी जानते हैं, और इस तरीके से इसको कहीं भी लगा देना वो ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।